हेलो एंड वेलकम बैक। आज का टॉपिक वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज है। तो वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज समझने से पहले हम वेरिएबल समझते हैं इन जनरल कॉन्टेक्स्ट। जनरली हम वेरिएबल्स को मैथ में यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई इक्वेशन लिखें हम x इक्वल टू वाई, तो इसमें हम x की वैल्यू डालते रहेंगे तो y की वैल्यू आती रहती है। तो मतलब x जो है हमारा यहाँ वेरी कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी y की वैल्यू आ रही है। और यहाँ इस केस में हम x को इंट लेते हैं। मैथ के केस में इंटीजर वैल्यू या कोई भी नेचुरल वैल्यू ले सकते हैं, या होल नंबर ले सकते हैं, या कोई इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसी प्रकार सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते हैं जो कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। और स्टोर कहाँ करेंगे? किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेंगे। और उनकी वैल्यू वेरी कैसे करेगी? हम सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को भी स्टोर करवा सकते हैं, इंटीजर को स्टोर करवा सकते हैं, फ्लोट को स्टोर करवा सकते हैं। इन डाटा टाइप्स को हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। लेकिन आपको इतना तो जानते होंगे स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है और नंबर्स में क्या फ़र्क है। तो ये वेरिएबल्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के डाटा को स्टोर करता है, और जो कि मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। तो वेरिएबल्स का सिंपल मतलब यही है, वेरिएबल इज़ अ स्टोरेज प्लेस विच हैज़ सम मेमोरी एलोकेटेड टू इट। अब अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा वेरिएबल किस डाटा टाइप का कितने मेमोरी स्पेस लेता है और कितनी मेमोरी उसको स्टोरेज में मिलती है। तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अभी ये मैंने जो लिखा हुआ है ये एक स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ चुके हैं सी लैंग्वेज का। तो अभी हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम सी लैंग्वेज में इंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं और कोई भी वेरिएबल का नेम दे देते हैं। सपोज़ ए दिया मैंने। अब इस केस में क्या हुआ कि ये जो ए वेरिएबल है ये इंट टाइप का है और इसको मेमोरी लोकेशन मिल चुकी है। अब मेमोरी लोकेशन कब मिलती है और कब नहीं मिलती उसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। दो टाइप की चीज़ें होती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। इस केस में जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो रहा है और डेफिनेशन भी है। वेरिएबल डिक्लेरेशन भी है और ये वेरिएबल डेफिनेशन भी है। तो इस केस में एक वेरिएबल है जिसको 4 बाइट, इंट को जो है 4 बाइट मिल जाते हैं। मैं डबल स्लैश लगाता हूँ तो उसको कमेंट बोलते हैं और कमेंट कंपाइलर इग्नोर करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 बाइट्स टू इंटीजर। यहाँ 4 बाइट्स मिल जाएंगे किसको? इंटीजर को। जनरली आजकल के कंपाइलर्स जो हैं 4 बाइट लेते हैं इंटीजर को स्टोर कराने के लिए। पहले जो है 2 बाइट भी लेते थे कंपाइलर्स, पहले के कंपाइलर्स। तो इसको क्या मिल जाएंगे, और अगले स्टेप में हम इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे इसको कोई वैल्यू दें हम a इक्वल टू सपोज 12 दे दिया। तो ये क्या हो गया, पहले जब ये स्टेप पे कंपाइलर पहुंचा तो इसमें a एक वेरिएबल था जो इन टाइप का, और इसमें कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है। हमारी मेमोरी जो होती है सेल्स में डिवाइड होती है, तो सेल्स जो है उसमें पहले से कोई वैल्यू पड़ी हो, गार्बेज वैल्यू कहेंगे उसको, तो वो वैल्यू ए को असाइन हो गई थी। लेकिन हमने अगले स्टेप में जो है इसको इनिशियलाइज़ कर दिया 12 से, तो अब वो गार्बेज वैल्यू ओवरराइट होकर 12 हो गई। तो अब इसको अगर हम प्रिंट करवाएं, प्रिंट करने के लिए हम कौन सा इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करते हैं? प्रिंट एफ। ये हम पहले ही देख चुके हैं, प्रिंट एफ। और फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं %d फॉर इंट, कॉमा, और ए वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ए की। अब अगर हम इसको कंपाइल करें तो कोई एरर नहीं आनी चाहिए। पहले इसको सेव भी कर लेते हैं, इसको टेस्ट के नाम से सेव कर लेते हैं। कंपाइल किया तो कोई एरर नहीं आया, वार्निंग नहीं आई। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो 12 आ गया। तो इसको क्या है, कितनी बाइट स्टोर हो गई? ए के अंदर 12 वैल्यू जो है स्टोर हो गई, जो 4 बाइट लेती है। अगर हम इसका
साइज़ देखना चाहते हैं तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर आता है, इसको भी हम पढ़ेंगे बाद में। साइज़ ऑफ इंट देखते हैं एक बार, इंट का कितना साइज़ होता है। तो अगर मैं इसको कंपाइल करूं एंड रन करूं तो इंट का देखिए 4 बाइट होता है, 4 आ गया यहाँ प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही आप हर डाटा टाइप का साइज़ चेक कर सकते हैं साइज़ ऑफ ऑपरेटर से। लेकिन जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगाएंगे अगर इंटीजर वैल्यू में हम रिटर्न करवाना चाहते हैं तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। सी लैंग्वेज में 4 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं: लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल। इनको हम वन बाय वन समझते हैं। लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल मीन्स हम इस मेन फंक्शन को देखें, ये कोई भी फंक्शन हमारे करली ब्रेसेस, 2 करली ब्रेसेस, एक ओपनिंग करली ब्रेस, एक क्लोजिंग करली ब्रेस के अंदर होते हैं। कोई भी फंक्शन की बॉडी जो होती है इन 2 करली ब्रेसेस के अंदर ही डिफाइन की जाती है। तो जो भी हमें इन 2 करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, जिन भी वेरिएबल्स को, उनको हम कहेंगे लोकल वेरिएबल्स। किसी फंक्शन ही ज़रूरी नहीं है, अगर हम कोई ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक को लगा दें, जैसे मैं अगर यहाँ कोई 2 ब्लॉक ऐसे लगा देता हूँ और इसके अंदर इंट b लिख दूँ तो ये भी लोकल वेरिएबल है इस ब्लॉक का। मैं इसको मिनिमाइज, ये जो ब्लॉक है ये लोकल टू दिस ब्लॉक है। इंट b जो है ये इस ब्लॉक का लोकल वेरिएबल है और जो इंट a है ये मेन ब्लॉक का लोकल वेरिएबल है। ये समझने की बात है। और लोकल वेरिएबल्स पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आने वाले वीडियोस में, तो ये समझ लें अभी फ़िलहाल के लिए जो भी 2 करली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन होते हैं वेरिएबल्स वो लोकल टू दैट ब्लॉक होते हैं। इस ब्लॉक के लिए ये b लोकल वेरिएबल है और इस ब्लॉक के लिए ये a एक लोकल वेरिएबल है। हम इस b को इस ब्लॉक के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये हम इसके बाहर यूज़ करना चाहें, अगर मैं इसको b = 5 लिखूँ, 6 लिखूँ तो ये कंपाइलर एरर देगा। जैसे मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये देखो एरर दे दिया इसने, क्योंकि मैं इस ब्लॉक के बाहर इस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं इस a को इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर a को यहाँ पे 9 वैल्यू देता हूँ तो मैं इसमें अभी कोई कंपाइलर एरर नहीं देगा। देखो ये रन कर चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो स्कोप होता है वेरिएबल का, स्कोप अभी छोड़ो, अभी बाद में पढ़ेंगे। तो मैं इनको a को इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ लेकिन b को मैं बाहर यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं, लोकल वेरिएबल्स का स्कोप जो होता है, जो हम यूज़ कर, स्कोप मतलब हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं उसको, तो वो ब्लॉक स्कोप होता है उनका। ब्लॉक स्कोप मीन्स कि हम इस b को इसी ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ना कि इससे बाहर या इस मेन से बाहर भी यूज़ नहीं कर सकते। इस a को हम इसी ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं और ये जो ब्लॉक है, ये छोटा वाला ब्लॉक जो है इस मेन ब्लॉक के अंदर ही है, तो इसीलिए हम इस a को इस ब्लॉक के अंदर यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन ये b जो है इस ब्लॉक के अंदर है तो इसके बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके अंदर हम अगर एक और ब्लॉक लगा दें तो इसके अंदर हम b को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। सेकंड टाइप ऑफ वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं वेरिएबल्स, अब नाम से ही पता चल रहा होगा, ग्लोबल मीन्स जो ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं हम। तो अगर मैं सारे फंक्शंस, जितने भी हमारे पूरे प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस हैं, उन सब से बाहर मैं कोई वेरिएबल को डिफ़ाइन करता हूँ, तो ये जो वेरिएबल है हमारा ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। इस वेरिएबल को मैं
इस मेन फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉक बनाया था मेन के अंदर, उसके अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं अगर इस सम फंक्शन की डेफिनेशन दूँ उसके अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो सी है मेरा वेरिएबल, ये मैं इस प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन के किसी भी ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो ग्लोबल वेरिएबल का यही फ़ायदा है, हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वेरिएबल को हम इस फाइल के बाहर कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। जो ये मेरे test.cpp फाइल है, इसके बाहर मैं इस सी को यूज़ नहीं कर सकता। तो अब सवाल आता है, ऐसा कोई वेरिएबल है जो इसके बाहर भी हम यूज़ कर सकते हैं? उस है ऐसा वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल, उसको हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल का समझ आ गया। अब चलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये गेट एग्ज़ाम में लगभग इससे क्वेश्चन बनता है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को समझने के लिए हम चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने एक वॉइड नाम का एक वॉइड रिटर्न टाइप का एक इंक्रीमेंट फंक्शन बनाया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में INCR लिख देते हैं, और इसकी डेफिनेशन भी यही डिफ़ाइन कर देता हूँ। एक स्टैटिक नाम का वेरिएबल बनाते हैं हम, स्टैटिक कीवर्ड से एक स्टैटिक की वेरिएबल बनाते हैं हम। स्टैटिक इंट डाटा टाइप का, लेट अस सपोज सी। और ये याद रखना, कभी भी स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो इनिशियलाइज 0 से होते हैं। हमारे ये जो लोकल वेरिएबल्स थे इनिशियलाइज गार्बेज वैल्यू से होते थे, जो उसमें पड़ी हुई है मेमोरी लोकेशन में वही मिलती थी, लेकिन इनको 0 मिलती है। हमें तो एक्सप्लिसिटली इक्वल टू 0 लिखने ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सी को 0 वैल्यू मिल चुकी है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ printf, फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा मेरे को %d, क्योंकि हमारे पास इंटीजर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर की एक वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें सारों का फॉर्मेट स्पेसिफायर बता दूंगा मैं, तो उसकी टेंशन ना लें आप। ये कॉमा। अब इस केस में क्या होगा, c की वैल्यू 0 है, लेकिन ये फंक्शन अभी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा सबसे पहले फंक्शन मेन चलता है, और हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया मेन में, तो ये फंक्शन भी नहीं चलेगा। लेट अस इसको हम सबको उड़ा देते हैं। चलो समझने के लिए हम इंट ए वेरिएबल्स डिफरेंस जानने के लिए कि लोकल वेरिएबल्स एंड इन वेरिएबल्स में क्या फ़र्क है। तो लेट अस कट दिस एंड पेस्ट दिस। इसको हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं इक्वल टू 0 से, ठीक है। और क्लियरिटी के लिए इसको भी हम 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं, सी। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ INCR। एक टाइम किया मैंने INCR 2 टाइम्स। तो अब प्रिंट क्या होना चाहिए, पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं। क्या एरर आ रहा है देखते हैं इसको एक बार। printf was not declared in this scope। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ गलत लिखी है स्पेलिंग printf। तो ये कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं एक बार। 0 और 0 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सॉरी, अब ये 0 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने c की वैल्यू इंक्रीमेंट की ही नहीं। मैं इस लेट अस सपोज यहाँ c की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता हूँ इस स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि मेरे को 0 भी प्रिंट करवाना है। तो मैं C++ कर देता हूँ, ये तो C++ हो गया। और एक बार कंपाइल करते हैं, अब रन करते हैं। तो देखिए 0 के बाद 1 हुआ। मैंने क्या कहा था कि c की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 पुट करवाता हूँ तो अब 0 0 होना चाहिए, नहीं, लेकिन 0 1 हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है देखिए। तो स्टैटिक वेरिएबल को समझने का यही सबसे अच्छा मौका है। अब हो क्या रहा है, जब मैं इसको इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ, एक बार मैंने इसको फंक्शन को कॉल किया तो c की वैल्यू 0, एक मेमोरी लोकेशन इसको c को मिल चुकी है,
जैसे ये कंपाइल हुआ हमारा कोड, तो जैसी सी को वैल्यू 0 मिल गई, अब इस कोड को इंक्रीमेंट, सबसे पहले ये कॉल हुआ और इस कॉल में सी की वैल्यू प्रिंट हो गई 0 और सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 1। तो अगली बार जैसे ही मैंने इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया तो एक इस सी की नई कॉपी नहीं बनी, सी के जो प्रीवियस कॉल में जो कॉपी बनी हुई थी, जो प्रीवियस कॉल में मेमोरी लोकेशन इस सी के पास थी, वही मेमोरी लोकेशन रहेगी और सी जो है 1 प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे सी एक इंक्रीमेंट होके 1 हो गया था तो 1 प्रिंट होगा। और अगली बार मैं करता हूँ तो 2 प्रिंट होगा, इस स्टेटमेंट के जस्ट बाद करता हूँ तो 3 प्रिंट होगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब डिफरेंस अच्छे से अब पता चलेगा आपको कि अगर मैं इंट ए की वैल्यू करता हूँ यहाँ प्रिंट, फिर से अगर मैं %d लगाता हूँ एंड कॉमा ए भी हम यहाँ से प्रिंट करवाते हैं, लेट अस सपोज, तो होना क्या चाहिए कि हर बार जितनी बार ये इंक्रीमेंट कॉल हो रहा है, ए की एक नई मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड हो रही है, ए को एक नई मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड हो रही है जिसमें ए की वैल्यू 0 हो रही है। लेकिन सी के केस में ऐसा नहीं है, उसको एक बार मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड हो गई जिसकी वैल्यू 0 है। अब जो भी चेंज करेंगे हम उसी मेमोरी लोकेशन में चेंज करेंगे। पहली बार में हमने इसको 1 करवाया, दूसरी बार में हमने इसको 2 करवाया। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए पहली बार में 0 था, दूसरी बार में 0 1 प्रिंट हुआ और तीसरी बार में 0 प्रिंट हुआ। तो ये कुछ गड़बड़ सी लग रही है, देखते हैं इसको क्या गड़बड़ है। तो ये पहले एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि मैंने यहाँ बीच में कॉमा लगा दिया था। अगर मैं कॉमा ना लगाऊं और इन दोनों के बाद कॉमा लगाता हूं तो ये आउटपुट कुछ अच्छा सा दिखने के लगेगा। अब देखते हैं, देखिए 0 और 0, पहली बार में जब ये इंक्रीमेंट कॉल हुआ तो ये 0 0 प्रिंट हुआ और दूसरी बार में 1 0 प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों, देखते हैं। अब जब ये पहली बार कॉल हुआ तो सी को हमारी मेमोरी लोकेशन मिली हुई थी जिसकी वैल्यू, जिसमें 0 पड़ा हुआ था। अब ए की एक नई मेमोरी लोकेशन, ए को एक नई मेमोरी लोकेशन मिली जिसमें 0 0 स्टोर हो गया। तो यहाँ ए की वैल्यू भी 0 है, सी की वैल्यू भी 0 है, तो 0 0 प्रिंट हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, अब सी को हमने फिर इंक्रीमेंट करवा दिया, तो सी एक स्टैटिक वेरिएबल है तो उसको एक नई मेमोरी लोकेशन नहीं मिलेगी, उसी मेमोरी लोकेशन में एक सी प्लस प्लस हो गया। तो सी प्लस प्लस होके 1 हो गया और फिर से दोबारा फिर रिटर्न होके यहीं आएगा ये। तो अगली स्टेटमेंट क्या चलेगी, इंक्रीमेंट INCR चलेगी दोबारा। अब ये जो है दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगा सी इक्वल टू 0, एक ही बार इनिशियलाइज होता है स्टैटिक वेरिएबल्स। अभी लोकल वेरिएबल है लेकिन ये दोबारा इसको मेमोरी मिलेगी और वो ज़रूरी नहीं है वही मेमोरी मिले, ये नई मेमोरी भी मिल सकती है इसको स्टैक में। तो ये नई मेमोरी लोकेशन मिली इसको और ए इक्वल टू 0 फिर से इसमें स्टोर हो गया। तब ए इक्वल टू जैसे 0 हुआ तब क्या वैल्यू, सी में तो क्या था पहले 1 इंक्रीमेंट होके 1 हो गया था, तो यहाँ सी की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ ए की वैल्यू 0 आएगी। तो देखिए आउटपुट क्या आया था हमारा, 0 0 और 1 0, सही आया था आउटपुट। तो इसको कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। इसको, इसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो पूरे प्रोग्राम में एक ही बार मिलती है और उसी में जो अपडेट होता है, जो भी अपडेट होता है उसी में होता है। जैसे हमने कितनी बार भी कॉल करवाएं तो ये बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा, लेकिन जो लोकल वेरिएबल्स हैं जो स्टैटिक नहीं है वो बार बार इनिशियलाइज होते रहेंगे जब भी हम इनको कॉल करेंगे, और चेंजेस जो हैं उसके बाद होंगे, उसी में चेंज होंगे। एंड स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है, एक बार मेमोरी लोकेशन होगी तो उसी में चेंज होता रहेगा। अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट करते हैं डिक्रीमेंट होगा। तो ये था कुछ स्टैटिक वेरिएबल। अब देखते हैं एक्सटर्न वेरिएबल। हम एक्सटर्न वेरिएबल तब यूज़ करते हैं जब हमें, बता चुका हूँ मैं पहले भी, जब हमें किसी वेरिएबल को इस फाइल के स्कोप से बाहर यूज़ करना है। तो एक बार कैसे डिक्लेयर करते हैं इसको देख लेते हैं। किसी भी वेरिएबल को एक्सटर्नल बनाना है तो एक्सटर्न कीवर्ड लगा दो, उसका डाटा टाइप लिख दो और लेट अस सपोज z। ये एक एक्सटर्न वेरिएबल बन गया। अब हम इसको
किसी बाहर फाइल्स में कोई दूसरी फाइल बनाते हैं तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ती है? कई बार होता है कि किसी कंपनी में कोई कोड है जो एक ऐसा वेरिएबल है जो पूरे कई एम्प्लॉयज़ को यूज़ करना पड़ता है, तो उसको हम एक्सटर्न बना सकते हैं और कई जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है एक्सटर्न वेरिएबल। अब इन सब वेरिएबल्स के टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के हम स्कोप देख लेते हैं। स्कोप जो होता है कि उस वेरिएबल को हम कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, कहाँ तक हम वो वेरिएबल हमें एक्सेसिबल है, वो उसका स्कोप कहलाता है। अब जैसे हमने लोकल वेरिएबल्स की बात की, तो लोकल वेरिएबल जो होते हैं ब्लॉक स्कोप होते हैं। उनका स्कोप क्या होता है? ब्लॉक तक। मतलब कि ये जो इंट ए है इंट ए है जो क्या है, इसका स्कोप क्या है? इस ब्लॉक तक ही है। ये जो हाईलाइटेड है 2 कर्ली ब्रेसेस, वहाँ तक ही है। इसके अलावा इनको हम इसके बाहर यूज़ नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं, हम इनको पूरे प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में जो मेरा ये test.cpp है, मैं उसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। इस प्रोग्राम में मैं ग्लोबल वेरिएबल्स को कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। और उसके कहाँ डिक्लेयर करते हैं, कहाँ डिफ़ाइन करते हैं, वो हम पहले ही देख चुके हैं। इन सब फंक्शंस के बाहर जो भी वेरिएबल होगा, जो भी मेरे प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन हैं, उन सब से बाहर जो भी वेरिएबल होगा मेरा ग्लोबल वेरिएबल होगा। और उसको मैं अगर यूज़ करना चाहूँ तो किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो उसका स्कोप क्या होता है? पूरे प्रोग्राम का स्कोप होता है उसका। किसी भी इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ ग्लोबल को, मैं इसके अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। सेकंड बात आती है स्टैटिक वेरिएबल। अगर स्टैटिक वेरिएबल ग्लोबली डिफाइन है तो मैं उसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो रूल है कि उसकी एक ही मेमोरी लोकेशन होगी, वो निर्धारित रहेगी, वो चेंज नहीं होगा रूल। ये जैसे ये है लोकल स्टैटिक वेरिएबल है, ये मैं सिर्फ इस INCR फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाहर इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसकी मेमोरी लोकेशन जो है इसको एक ही बार मिलेगी और उसी में मॉडिफिकेशन होगी। एक्सटर्नल वेरिएबल्स जो होते हैं, इसका स्कोप रूल फाइल स्कोप नहीं होता, इसका फाइल से बाहर भी होता है। इस फाइल से हम बाहर भी इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ स्कोप रूल वेरिएबल्स के।